हेलो लर्नर्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण और परिणाम। आज हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक कारण देखेंगे, फिर आर्थिक कारण, फिर सामाजिक कारण, फिर धार्मिक कारण, फिर बाह्य शक्तियों का आगमन जो है वो देखेंगे, यूरोपीय शक्तियों का आगमन देखेंगे और अंत में जो है वो हम इसके परिणाम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वह इस टेलीग्राम लिंक पे जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी प्लस स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, तो आप उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं क्लासेस का अपडेट आपको देती हूँ। मुगल साम्राज्य का पतन, सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जो है वो जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वह जहरुद्दीन बाबर के द्वारा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में निर्णायक विजय के पश्चात जो थी वह की गई थी। आप सभी को पता होगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोधी को जो था वह बाबर ने इस युद्ध में हराया था और जो थी वह मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई तो साम्राज्य का विस्तार उनके उत्तराधिकारियों के समय में भी जो है वो जारी रहा था। औरंगजेब के शासन काल में अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपने चरम पर पहुंच गया था, यानी कि जो क्षेत्रीय विस्तार था वह सबसे अधिक इसी के टाइम पर हुआ था। साथ ही साथ जो विघटन की प्रक्रिया भी थी वह भी औरंगजेब के समय में ही प्रारंभ हो गई थी। तो क्षेत्रीय विस्तार भी औरंगजेब के समय में ही मुगल साम्राज्य का चरम पर पहुंचा था। और अगर हम विघटन की प्रक्रिया की बात करें तो वह भी औरंगजेब के समय में ही जो थी वह शुरू हो गई थी। औरंगजेब के कमजोर उत्तराधिकारी इस प्रक्रिया को रोकने में असमर्थ रहे। औरंगजेब द्वारा किए गए विस्तार ने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने के बजाय इसकी नींव को जो है वो कमजोर कर दिया, जिसका मूल कारण औरंगजेब की सामाजिक धार्मिक नीतियां थी। यानी कि जो भी इसके द्वारा सामाजिक धार्मिक नीतियां अपनाई गई उससे क्या हुआ भाई, जो मुगल साम्राज्य की नींव थी वह काफी कमजोर हो गई। साथ ही साथ इन नीतियां उसके पूर्वजों के विपरीत अहिष्णु और कट्टरता से जो थी वह प्रेरित रही हैं। अब हम पतन के कारण देख लेते हैं। निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के पतनों का कारण विश्लेषण किया जा सकता है। सबसे पहले राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण में सबसे पहला कारण है औरंगजेब के निशक्त उत्तराधिकारी। मुगल शासन व्यवस्था केंद्रीकृत होने के कारण सम्राटों के व्यक्तित्व पर अत्यधिक निर्भर थी। ऑब्वियस सी बात है भाई, मुगल साम्राज्य या मुगल शासन की जो व्यवस्था थी वह केंद्रीकृत थी। साथ ही साथ किस पर निर्भर करती थी, जो सम्राट थे उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करती थी। यानी कि अगर सम्राट योग्य है तो शासन का क्या होगा भाई, विकास होगा। और अगर जो शासक है वो कमजोर है, सम्राट जो है वो कमजोर है, तो भाई उसका पतन चालू हो जाएगा। तो भाई जो मुगल शासन था वह केंद्रीकृत होने के कारण सम्राटों के व्यक्तित्व पर अत्यधिक निर्भर रहता था और इस प्रकार कमजोर सम्राटों का प्रभाव प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित जो है वो हुआ। औरंगजेब के पश्चात सत्तारूढ़ होने वाले सभी सम्राट दुर्बल थे, अतः वह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ रहे। अब देखिए भाई, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात जितने भी उत्तराधिकारी आए हैं, ये जो उत्तराधिकारी थे ये अयोग्य उत्तराधिकारी थे। इसकी वजह से क्या हुआ, तो मुगल शासन का जो था वह पतन प्रारंभ हो गया, यानी कि मुगल शासन जो था वह कमजोर होने लगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भाई चूंकि औरंगजेब के पश्चात सत्तारूढ़ होने वाले सभी सम्राट दुर्बल थे तो वे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ रहे। वाई अनअकैडमी, भाई यहाँ पर वाइडेस्ट चॉइस आपको मिलती है एजुकेटर्स की, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेज, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलते हैं, एंड टू एंड प्रेपरेशन, लाइव मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। 2020 में 170 प्लस टॉपर्स अनअकैडमी लर्नर्स रहे हैं और 2021 में 197 टॉपर्स, जिसमें AIR 3, 4 और 5 भी जो है वो शामिल है। बैचेस के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके जो है वह पूछ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेरी है, डाउट है तो भी इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। भाई न्यू ईयर, न्यू रेजोल्यूशन, न्यू गोल, रिजॉल्व 2023, गेट 23% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी UPSC CSE सब्सक्रिप्शन, हरी अप, लिमिटेड पीरियड ऑफर। भाई अनअकैडमी पर 23% का ऑफ जो है वो मिल रहा है UPSC CSE सब्सक्रिप्शन पे, जहां पर प्लस 18 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ के प्राइजेस आपके दिए गए हैं, प्लस
सब्सक्रिप्शन के और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। यहाँ पर दिया हुआ है कितना आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है व्हाट यू सेव एंड व्हाट यू पे, यहाँ पर जो है वो दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 44,660 का जो है वो प्लस सब्सक्रिप्शन पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, कोड है JGIS10, तो इस कोड का इस्तेमाल कर कर आपको इस सब्सक्रिप्शन पर 10% का ऑफ जो है वो और मिल जाएगा। साथ ही साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ भी ऐसे ही है, 12 मंथ का प्राइस 61,215 है, लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो भाई हमने देखा राजनीतिक कारण में सबसे पहला कारण कि भाई औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी हुए हैं वह कमजोर हुए हैं। नेक्स्ट कारण है साम्राज्य का वृहद आकार। 1687 तक औरंगजेब ने दक्कन के प्रांतों बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके पश्चात कर्नाटक को भी मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील वह हो गया। विजय क्षेत्रों में बिना किसी ठोस प्रशासन की व्यवस्था किए निरंतर युद्ध में उलझे रहने के कारण साम्राज्य अंदर से कमजोर होता गया। साम्राज्य कमजोर होने से क्षेत्रीय शक्तियां जैसे मराठा आदि के उदय के साथ दरबारी मुगल अमीरों को भी षड्यंत्र करने का अवसर मिल गया। इसके साथ ही साथ साम्राज्य की भौगोलिक विविधता और उत्तम संचार व्यवस्था की कमी ने भी इसके तीव्र पतन का जो है वो मार्ग प्रशस्त किया। अब देखिए भाई साम्राज्य का जो था वह वृहद आकार रहा है। अगर हम बात करें 1687 की तो 1687 तक ये देखा गया कि औरंगजेब ने जो दक्कन के प्रांत थे, कौन से, बीजापुर और गोलकुंडा का जो क्षेत्र था उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब क्या हुआ, वह कर्नाटक को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील हुआ। साथ ही साथ हमने ये देखा कि भाई विजय क्षेत्रों में भी उसने किसी ठोस प्रशासन व्यवस्था को जो है वो नहीं अपनाया और निरंतर क्या रहा, युद्धों में जो है वो उलझा रहा। इसकी वजह से ये देखा गया कि भाई मुगल साम्राज्य जो था वह अंदर से कमजोर हो गया था। अब भाई जब भी कोई साम्राज्य जो है वो कमजोर होने लगता है तो भाई जो दूसरी शक्तियां होती हैं उनकी उस पर नजर आ जाती है कि भाई अब ये तो जो है वो कमजोर हो चुका है साम्राज्य, अब ये सही मौका है कि हम इस पर आक्रमण करेंगे और इस क्षेत्र पर जो है वो कब्जा कर लेंगे। तो भाई साम्राज्य जो है वो कमजोर हो गया। इससे देखा गया कि जो क्षेत्रीय शक्तियां थी जैसे मराठा हो गए, इनके उदय के साथ साथ दरबारी मुगल अमीरों को भी षड्यंत्र करने का जो है वो अवसर मिल गया। साथ ही साथ साम्राज्य की भौगोलिक विविधता और उत्तम संचार व्यवस्था की कमी ने भी तीव्र पतन का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। नेक्स्ट है मुगल अभिजात वर्ग का पतन। भाई जो कुलीन वर्ग था मुगल, उसका क्या हुआ, पतन जो होना शुरू हो गया। अब देखते हैं कैसे। तो जब देखिए मुगल भारत आए तो उनके पास एक साहसिक चरित्र था, परंतु अत्यधिक धन विलास अवकाश से उनके चरित्र को कमजोर कर उन्हें अयोग्य और उत्तरदायित्व विहीन जो है वो कर दिया। देखिए भाई अत्यधिक धन उनके द्वारा जो था वह खर्चा किया जा रहा था, विलास में डूबे रहते थे। अवकाश की वजह से क्या हुआ, उनके चरित्र को कमजोर तो किया ही किया, साथ ही साथ चूंकि वह अयोग्य थे और तो उन्हें उत्तरदायित्व विहीन जो है वो कर दिया। तो उनके अधःपतन का मुख्य कारण अभिजात वर्ग का एक बंद निगम के रूप में कार्य करना था। एक अन्य कारण था असाधारण जीवन शैली और विलासिता प्रदर्शन, जैसे उनकी खराब आदतें भी थी। मैंने आपको बताया कि भाई भोग विलास में जो थे वह डूबे रहते थे, तो इनकी जो खराब आदतें थी ये भी एक रीजन है कि भाई मुगल साम्राज्य जो था वह कमजोर हो रहा था। इनके सबके कारण बड़ी जागीरों के बावजूद कई अभिजात वर्ग दिवालिया हो गए और इनका पतन प्रारंभ हो गया। अब देखिए भाई बहुत सारी जागीरें तो थी इनके पास, मतलब काफी बड़ी बड़ी थी, लेकिन क्या हुआ, जो अभिजात वर्ग था यानी जो कुलीन वर्ग था वह क्या हो गया, दिवालिया हो गया और इसका पतन जो है वो प्रारंभ हो गया। परंतु संपूर्ण अमीर वर्ग के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हीं के मध्य मुर्शिद कुली खान, निजामुल मुल्क सआदत खान जैसे सुयोग्य अमीर भी थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके उसका विकास किया। देखिए भाई ये बात सही है कि एक तरीके से अधिकांश जो अभिजात वर्ग था वह दिवालिया होना शुरू हो गया था और इनका पतन प्रारंभ हो गया था। लेकिन अब देखिए मेन जो चीज डिपेंड करती है वह डिपेंड करती है योग्य शासक पर, है ना। अगर योग्य शासक है तो डेफिनेटली वह अपने क्षेत्र को क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो भाई यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि संपूर्ण अमीर वर्ग के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समय जैसे आपके मुर्शिद कुली खां हो गए, निजामुल मुल्क हो गए, सआदत खां हो गए, ये जो सुयोग्य थे ये अमीर भी थे और इन्होंने अपने क्षेत्र में सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित भी की थी और उसका विकास भी जो था वह इनके द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं दरबार में गुटबंदी। औरंगजेब के अंतिम दिनों में दरबार में उमरा वर्ग प्रभावशाली गुटों में बंट गए थे। उन गुटों ने साम्राज्य में शाश्वत राजनीतिक अशांति की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। प्रत्येक गुट का
प्रयत्न ये रहता था कि वह सम्राट के कान भरे और सम्राट को दूसरे गुट के विरुद्ध कर दे। ये गुट आपस में छोटे छोटे युद्ध भी लड़ते रहते थे। अब देखिए भाई, आप देखेंगे कि दरबार में भी जो है वह षड्यंत्र चलता रहता है ना। तो यहाँ पर भी क्या चल रहा था कि भाई गुटबंदी जो थी वह चल रही थी। तो औरंगजेब का जब अंतिम समय चल रहा था दरबार में, तो औरंगजेब के अंतिम समय में ये जो उमरा वर्ग था वह प्रभावशाली गुटों में बंट गया। अब चूंकि यहाँ पर गुटों में जो था वह विभाजन हो गया था, तो गुटों ने साम्राज्य में शाश्वत राजनैतिक अशांति की स्थिति भी उत्पन्न की। और ये जो गुट थे इनका क्या प्रयास रहता था कि भाई सम्राट के जो है वो कान भरे जाए, है ना। और अब जब सम्राट के कान भरे जाएंगे दूसरे गुट के विरुद्ध, तो सम्राट भी क्या हो जाएगा भाई, उस गुट के विरुद्ध में हो जाएगा। और साथ ही ये गुट आपस में भी छोटे छोटे युद्ध लड़ते रहते थे। विदेशी आक्रमण जब होता था तो ये गुट कभी एक साथ नहीं हो सके, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अब क्या हो रहा था, गुटों में ये लोग विभाजित हो गए थे ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ये अलग अलग थे, है ना, एक दूसरे के विरुद्ध ही जो थे वह षड्यंत्र कर रहे थे। तो जब कोई विदेशी आक्रमण इनके ऊपर होता था तो ये गुट एक ही नहीं होते थे, साथ ही साथ आक्रांताओं से मिलकर ये षड्यंत्र रचने में लगे रहे, जिससे साम्राज्य का शासन जो है वो लुप्त प्राय हो गया। यहाँ तक कि जो निजाम अल मुल्क था, बुरहानुल मुल्क था, उसने नादिर शाह से मिलकर दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और अपने निहित स्वार्थों के लिए साम्राज्य हितों का न्यौछावर जो है वह कर दिया। अब देखिए भाई, साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो साम्राज्य है वो कमजोर हो रहा है, तो इसका फायदा जो है वो दूसरी जो शक्तियां हैं वो उठाएंगी। तो देखिए यहाँ तक कि जो निजामुल मुल्क था, बुरहानुल मुल्क था, उसने नादिर शाह के साथ मिलकर क्या किया, दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध ही षड्यंत्र रचने लगे और अपने निहित स्वार्थों के लिए साम्राज्य हितों को भी जो है उसके द्वारा निछावर कर दिया गया। उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम। मुगलों में ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं था, अतः मुगल शहजादे सम्राट बनने के लिए स्वयं को समान रूप से योग्य समझते थे और अपने दावे के लिए लड़ने को तैयार रहते थे। अब देखिए भाई, मुगलों के बारे में आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा कि भाई मुगलों में क्या है, ज्येष्ठाधिकार का नियम जो था वह नहीं रहता था कि भाई पिता के बाद जो है वो बड़ा ही बेटा राजा बनेगा, है ना, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि भाई जो मुगल शहजादे थे वे सम्राट बनने के लिए स्वयं को समान रूप से योग्य मानते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 4 लड़के हैं तो वे चारों के चारों जो है वो समान रूप से क्या होंगे, खुद को योग्य समझते थे, साथ ही साथ अपने दावे के लिए जो थे वह लड़ने के लिए तैयार रहते थे। शक्तिशाली शासक निर्माता उमरा वर्ग केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए शासकों को सिंहासन पर बैठाते थे और उतारते थे। यानी कि जो ये उमरा वर्ग था ये क्या करता था भाई, अपने जो उसके निजी स्वार्थ होते थे उस शासकों को सिंहासन पर बैठाते थे और अपनी मर्जी से जो थे वो उतरवा देते थे। साथ ही साथ जो उत्तराधिकार का नियम था उसका अभाव भी जो है वो देखा गया। मुगल साम्राज्य के पतन का जो है ये कारण बना। मराठों का उत्थान। मुगल साम्राज्य के पतन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था पेशवाओं के अधीन मराठों का उत्थान। अब देखिए भाई, ये जो मराठे थे ये मुगल साम्राज्य के लिए जो थे वह खतरा थे, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि पेशवाओं के अधीन मराठों का उत्थान हो रहा था। उत्तर भारत की अगर राजनीति की हम बात करें तो मराठे जो थे वह सबसे शक्तिशाली बनकर उभर रहे थे और मुगल दरबार में सम्राट निर्माता की जो भूमिका थे वह उनके द्वारा निभाने लगे थे। साथ ही साथ जो मराठे थे उन्होंने भारत को अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रांता से बचाने का भी प्रयास किया। यद्यपि मराठे भारत में एक स्थायी सरकार बनाने में असफल रहे, फिर भी उन्होंने मुगल साम्राज्य के विघटन में बहुत ज्यादा योगदान जो है वो रहा। तो भाई मराठों का उत्थान भी जो था वह मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सैन्य कारण, कि भाई अब सैन्य कारण जो थे वह क्या थे। मुगल विघटन का एक अन्य कारण मुगल सेना की क्षमता में ह्रास और मनोबल में जो थी वह कमी थी। मुगल साम्राज्य के विघटन के मुख्य कारणों से एक सेना का नैतिक पतन था। इसका मुख्य स्रोत सेना की संरचनात्मक कमजोरियां थी। अनुशासन की कमी के कारण सेना एक भीड़ में बदल गई थी। सैनिकों में अभ्यास का अभाव था, साथ ही उनको पेशावर प्रशिक्षण भी जो था वह नहीं मिलता था। अब देखिए भाई, कोई भी युद्ध है उसमें अगर जीत और हार है वह मेनली डिपेंड करती है कि भाई सेना जो है वो कैसी है। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि जो राजा है वो योग्य होना चाहिए, लेकिन भाई सेना भी जो है वो क्या होनी चाहिए भाई, सेना भी जो है वो शक्तिशाली होनी चाहिए, यानी कि डटकर जो है वो मुकाबला युद्ध में करे। और अगर सेना ही कमजोर होगी तो डेफिनेटली क्या होगा भाई, राजा कितना भी योग्य क्यों ना हो, अगर सेना अच्छे से लड़ ही नहीं पाएगी तो वह युद्ध में जो है वो शक्ति हार जाएगी। तो भाई मुगल विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण मुगल सेना की जो थी वह क्षमता का ह्रास था और मनोबल में कमी थी। तो भाई देखा गया कि सेना में जो है वो संरचनात्मक कमजोरियां रही हैं, अनुशासन की कमी थी उनमें। इस वजह से क्या हुआ, जो सेना है वह भीड़ में बदल गई।
ठीक है, यानी कि उसका योगदान क्या था, एक भीड़ के भांति था, केवल दिख रही थी कि भाई बहुत सारी सेना है, लेकिन चूंकि अनुशासन की कमी थी तो सेना एक भीड़ में बदल गई। सैनिकों में अभ्यास का जो था वह अभाव था, उन्हें प्रॉपर प्रशिक्षण जो था वह नहीं दिया जा रहा था, अभ्यास उन्हें नहीं दिया जा रहा था। सैन्य अपराधों के लिए कोई नियमित सजा नहीं थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सैन्य अपराध कर दिया गया है तो उसके लिए कोई प्रॉपर सजा जो थी वह नहीं दी जाती थी। औरंगजेब द्वारा भी राजद्रोह, कायरता और युद्ध के समय कर्तव्य की अपेक्षा जैसे मामले की अनदेखी की गई। इसके अतिरिक्त मुगलों की सैन्य व्यवस्था की कमजोरी के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि उनके हथियार और युद्ध के तरीके काफी पुराने हो चुके थे। देखिए भाई क्या होता है कि समय के साथ जो तरीका होता है उसे भी जो है वो क्या करना पड़ता है, भाई अपडेट जो है वो करना पड़ता है ना। हथियारों को भी क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि भाई जो सामने वाला शक्तिशाली शक्ति हो वह क्या हो गई, आधुनिक रूप से हथियारों का प्रयोग कर रही हो, है ना, और युद्ध के तरीके में भी जो है वो परिवर्तन कर रही हो, तो इससे क्या होगा, बड़ी ही आसानी से आपको हरा देगी। तो यहां पर ये देखा गया कि मुगलों में जो सैन्य व्यवस्था थी उसकी कमजोरी देखी गई। इसके लिए तर्क दिया जाता है कि जो हथियार और युद्ध के तरीके थे वह काफी पुराने हो चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं जागीरदारी संकट। औरंगजेब के शासन के अंतिम काल में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में जागीर भूमि को खालिसा भूमि में परिवर्तित जो है वो कर दिया गया। तो भाई हमने ये देखा कि औरंगजेब का जब अंतिम काल चल रहा था तो प्रशासनिक व्यय अत्यधिक जो था वह बढ़ गया था। उसे पूरा करने के लिए क्या किया गया, बड़ी मात्रा में देखा गया कि जो जागीर भूमि थी उन्हें खालसा भूमि में परिवर्तित किया गया। वहीं दूसरी ओर नए मनसबदारों की नियुक्ति जो है वो जारी रही। इससे क्या हुआ भाई, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही साथ क्षेत्रीय प्रशासन भी जो था वह कमजोर होने लगा। जागीरदारों की जामादानी और हासिलदानी आने में अंतर ने मनसबदारों की सैन्य शक्ति को कमजोर किया, जो कि मुगल साम्राज्य की रीढ़ कहे जाते थे। नेक्स्ट आता है आर्थिक कारण। भाई अब आर्थिक कारण जो था वह क्या था, शाहजहां के समय में कर की दर के उत्पादन के आधे हिस्से तक जो था वह बढ़ा दिया गया। भव्य इमारतों के निर्माण पर शाहजहां द्वारा किए गए व्यय से साम्राज्य के संसाधनों पर भारी बोझ बढ़ रहा था। देखिए भाई शाहजहां के काल में काफी इमारतों का जो है वो निर्माण किया गया। अब चूंकि क्या हुआ था भाई कि शाहजहां के काल में काफी इमारतों का निर्माण किया जा रहा था, तो भाई खर्चा भी तो होता है इमारतों का निर्माण कराने के लिए। तो हमने देखा चूंकि भव्य इमारतों का निर्माण किया गया शाहजहां के द्वारा, तो भाई वय से साम्राज्य के संसाधनों पर भारी बोझ बढ़ गया। औरंगजेब के दीर्घकालीन दक्षिण युद्धों ने न केवल कोष को ही रिक्त कर दिया, अपितु देश के व्यापार और उद्योग को भी नष्ट कर दिया। हमने आपको भी बताया था कि भाई जो औरंगजेब था वह अत्यधिक जो था वह युद्धों में ही उलझा रहा। अब युद्धों में भी खर्चा होता है ना, तो क्या हुआ भाई, दक्षिण युद्धों ने केवल कोष को ही रिक्त कर दिया, अपितु ये देखा कि देश के व्यापार और उद्योग भी जो था वह नष्ट होने लगा। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसके बाद देखा गया कि भाई मुगल साम्राज्य का वित्तीय दिवालियापन जो था वह शुरू हो गया, यानी कि मुगल साम्राज्य को वित्तीय दिवालियापन का सामना करना पड़ा, जिसकी शुरुआत जो थी वह औरंगजेब के समय में ही हो गई थी और मृत्यु के बाद तो वह और जो थी वह बढ़ गई थी। युद्धों में सेना के आगमन में खड़ी फसलें जो है वो नष्ट कर दी गई। अब देखिए भाई युद्ध हो रहा है तो इसमें क्या हुआ, जो खड़ी फसलें थी वह नष्ट हो गई। कृषकों ने तंग आकर कृषि करना जो है वो छोड़ दिया, लूटमार आरंभ कर दी। अब देखिए कृषक बेचारे कृषि कर रहे हैं और उनकी फसलें जो है वो नष्ट हो रही हैं। अब उन्हें क्या करना है भाई, अपना पेट भी पालना है। तो देखिए उस टाइम पर क्या किया गया, कृषकों ने कृषि छोड़ दी और लूटमार करना जो है वो प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप हमने देखा कि माल मिलने में कठिनाई हुई और निर्यात जो है वो प्रभावित हुआ। इस काल में टैक्स फार्मिंग की प्रणाली, इसका मतलब होता है जो निजी नागरिक है या समूह है उसको कर राजस्व संग्रहण की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाती है। तो भाई टैक्स फार्मिंग की प्रणाली का जो है वो सहारा लिया जाता था। हालांकि इस पद्धति से सरकार को ज्यादा लाभ नहीं हुआ, पर इसने लोगों की स्थिति को और जो है वो खराब कर दिया। यानी कि देखिए इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है पर पद्धति ने भाई सरकार को कोई ज्यादा लाभ नहीं पहुंचाया और लोगों की स्थिति क्या हो गई थी भाई, इसकी वजह से खराब हो गई थी। मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष काल में देशी बैंकिंग, बीमा, व्यापारिक संस्थान साम्राज्य के महत्वपूर्ण सहयोगी थे, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उक्त संस्थानों ने क्षेत्रीय शक्तियों में अधिक स्थायित्व के लक्षण देखकर इन्हें सहयोग देना जो है वो प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ मुगल साम्राज्य आर्थिक दिवालियेपन की ओर बढ़ने लगा। कृषि क्षेत्र में नगण्य निवेश था, आश्रितों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी। भू राजस्व की दरों में भी देखा गया कि भाई दिन पर दिन बढ़ोतरी जो है वो की जाने लगी। समय के साथ साथ जो नई प्रौद्योगिकी था उसका विकास नहीं हुआ। शहरी जनसंख्या व ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त अधिपेश पर निर्भर जो है वो रहना,
जो शहरी जनसंख्या थी ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त अधिशेष पर निर्भर रहने लगी। ये जो सभी कारण थे उसने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को जो था वह कमजोर कर दिया था। तो अब हमने राजनीतिक कारण देख लिए, आर्थिक कारण देख लिए, अब हम देखते हैं सामाजिक कारण। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार ने भी सामाजिक असंतोष को बढ़ा दिया। धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के अभाव के कारण भी लोगों में एक रोष की भावना थी। गरीबों पर अनावश्यक कर आरोपित कर दिया गया, सभी गैर मुस्लिम लोगों पर कर जो है वो लगा दिया गया। अब देखिए भाई हो क्या रहा था, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे, है ना। तो अब देखिए हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उनकी जगह पर मस्जिदों को बनाया जा रहा था। तो इस वर्ग में क्या हो गया, सामाजिक असंतोष जो है वो बढ़ गया। साथ ही साथ हमने ये देखा कि लोगों में रोष की भावना उत्पन्न होगी, गरीबों पर अनावश्यक कर आरोपित कर दिए जाते थे और जो गैर मुस्लिम वर्ग था उन पर भी जो है वो कर लगाए जाने लगे। तो वही लोगों में क्या हो गया भाई, गुस्सा फूट गया मुगल साम्राज्य के विरुद्ध। नेक्स्ट बताने से पहले ये छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। रिवीजन बैच प्रीलिम्स 2023 के लिए शुरू हो रहा है। ये रफ्तार बैच है, इंग्लिश में कवर किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये बैच लिया जाएगा। 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, सो एनरोल नाउ। ठीक उसी प्रकार से आरंभ बैच शुरू हो रहा है, ये इंग्लिश में कवर किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है सीएसई 2024 के लिए। जनवरी 12 2023 से ये शुरू हो रहा है, अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा कवर किया जाएगा, सो एनरोल नाउ। भाई लोन भी अवेलेबल है 0% ईएमआई के साथ, अप्रूवल 2 घंटे में, मिनिमल पेपर वर्क एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर्स। तो सब्सक्राइब नाउ। बस भाई कोड का याद रखिएगा, कोड है JGIS10। इस कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक कारण। औरंगजेब स्वभाव से बड़ा कट्टर था तथा इस्लामी कानून के अनुसार ही कार्य करना चाहता था। अब देखिए भाई, मैंने आपको बताया था कि भाई औरंगजेब जो था वह काफी कट्टर शासक रहा है और वह चाहता था कि इस्लामी कानून के अनुसार ही जो है वो क्या हो, कार्य जो है वो। पर कानून का विकास भारत के बाहर बिल्कुल अलग परिस्थितियों में जो है वो देखने को मिला। उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि भारत में कारगर जो है ये सिद्ध होगा। औरंगजेब ने कई अवसरों पर अपनी गैर मुसलमान प्रजा की भावनाओं को समझने से इनकार कर दिया। अब देखिए भाई, भारत है, भारत में हिंदू थे, मुसलमान थे, है ना, और भी वर्ग था। तो औरंगजेब ने क्या किया भाई, जो गैर मुसलमान प्रजा थी उसकी भावनाओं को समझने से इनकार कर दिया। मंदिरों के प्रति अपनाई गई जो उसकी नीति थी और इस्लामी कानून के आधार पर जजिया को दोबारा लागू करके न तो वह मुस्लिमों को अपने पक्ष में कर पाया और न इस्लामी कानूनों पर आधारित राज्य के प्रति उनकी निष्ठा जो है वो प्राप्त कर पाया। इस नीति के कारण ये देखा कि जो सतनामी थे, बुंदेल थे, जाट थे, उनके द्वारा विद्रोह कर दिया, क्योंकि भाई एक वर्ग पर वो ध्यान नहीं दे रहा है ना। तो अब चूंकि अपना ही वो जो है वो एक तरीके से सोच रहा है कि भाई मैं ही जो है वो क्या हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो वो क्या कर रहा है, हर वर्ग को नाराज कर रहा है। तो अब देखने को ये मिला कि भाई जो सतनामी थे, बुंदेल थे, जाट थे, उनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया। दूसरी ओर हमने देखा हिंदू भी उसके खिलाफ उठ खड़े हुए, एक साथ सशक्त हो गए। राजनीतिक और अन्य कारणों से मुगल साम्राज्य के जो है वो विरुद्ध हो गए। औरंगजेब की दक्षिण की नीति। दक्कन में निरंतर युद्ध को जारी रखने की औरंगजेब की गलत नीति मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। यह युद्ध 27 साल तक जारी रहे, इससे साम्राज्य के संसाधनों को भारी क्षति जो है वो पहुंची। अभी हमने आपको दक्कन के युद्ध के बारे में बताया। तो भाई ये जो औरंगजेब था ये निरंतर युद्ध कर रहा था, है ना, निरंतर युद्धों में उलझा रहता था क्योंकि भाई शासन विस्तार इसका चल रहा था। तो दक्कन में निरंतर युद्ध को जारी रखने की वजह से औरंगजेब की गलत नीति मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। आप सोचिए 27 साल तक ये युद्ध जारी रहे और इसकी वजह से क्या हुआ, साम्राज्य के संसाधनों को भारी क्षति जो है वह पहुंची। काफी व्यय जो है वो युद्ध में होता है ना, जान माल की जो है वो हानि होती है, काफी खर्चा जो है वो होता है। और सोचिए 27 साल तक युद्धों में उलझे रहे, है ना, तो इससे क्या हुआ, साम्राज्य के संसाधनों को भारी क्षति पहुंची। बाह्य आक्रमण और यूरोपियों का आगमन। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने मरणासन मुगल साम्राज्य को बहुत आघात पहुंचाया। देखिए भाई, एक्चुअल में हो ये रहा था कि मुगल साम्राज्य तो कमजोर हो ही चुका था। अब क्या हुआ, 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। तो वही बोल रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद मरणासन मुगल राज्य को बहुत आघात जो है वो पहुंचा। राजकोष जो है वो रिक्त हो गया, सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई। जो लोग मुगल नाम से भय खाते थे वे अब सिर उठाने लगे तथा मुगल सत्ता की खुलकर अवहेलना करने लगे। देखिए भाई क्या होता है, जब लोगों के मन में डर रहता है ना तो वो क्या करते हैं भाई, नमस्कार नमस्कार करते हैं, है ना। लेकिन अगर क्या होता है भाई, डर मिट जाता है और अगर जो शासक है वो क्या कर रहा है, आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि भाई वो आपके खिलाफ ही आवाज उठा लेंगे, है ना, शासक के खिलाफ ही आवाज उठा लेंगे। तो यही चीज हुई, मुगल
जो था साम्राज्य वो कमजोर पड़ने लगा। फिर नादिर शाह के आक्रमण के बाद तो देखा गया कि भाई बहुत जो है वो आघात पहुंचा मुगल साम्राज्य को और दुर्बल हो गया। अब जो मुगल के नाम से भय खाते थे वह लोग सिर उठाने लगे, मुगल सत्ता की खुलकर अवहेलना करने लगे। जो मुगलों की सैन्य दुर्बलता थी 18वीं शताब्दी में भारत ने सैनिक सामंतशाही का बोलबाला हो गया। यूरोपीय कंपनियां सैनिक सामंत बन गई, शीघ्र ही भारतीय रजवाड़ों से व्यापार और सैनिक सत्ता से आगे निकल गई। अब देखिए भाई यूरोपियों का भी तो आगमन हो रहा था, है ना, व्यापार उद्देश्य से कंपनियां भारत आने लगी थी। तो अब धीरे धीरे देखा गया यूरोपीय कंपनियां सैनिक सामंत बन गई, शीघ्र ही जो भारतीय रजवाड़े थे उनसे व्यापार सैनिक सत्ता से भी आगे निकल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय लाभ ने मुगल साम्राज्य के पुनरुत्थान की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया। जब प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेजों द्वारा प्लासी की लड़ाई जीती गई 1757 में, तो दक्कन और गंगा क्षेत्र में अपने साम्राज्य का उनके द्वारा विस्तार जारी किया गया। समय बीतने के साथ देखा गया कि पूरे भारत में अपनी पकड़ उनके द्वारा मजबूत हो गई, वे सक्षम हो गए और मुगल साम्राज्य पुनरुत्थान के लिए उन्हें कोई मौका ही नहीं छोड़ा। अब भाई देखिए एक शक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी और मुगल साम्राज्य इतना ज्यादा कमजोर दुर्बल हो चुका था कि भाई अब वो मौका ही नहीं दे रहे थे किसी शक्ति को उनके खिलाफ खड़े होने का, है ना। तो जो शक्तिशाली रहेगा उसी का क्या रहेगा भाई, कब्जा रहेगा, उसी का साम्राज्य स्थापित होगा। तो आपने देखा भी है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार के उद्देश्य से आई, फिर इसके द्वारा क्या स्थापित कर लिया गया था भाई, साम्राज्य स्थापित कर लिया गया। नई शक्तियों का उत्थान, देखिए भाई नई शक्तियों का उत्थान में मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण है। पंजाब में सिख, राजपूताना में राजपूत, रुहेलखंड में रुहेला सरदार, आगरा एवं मथुरा में जाट अधिक शक्तिशाली हो गए। बंगाल, अवध, हैदराबाद को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा पहले ही जो थी वह कर दी थी, यानी कि एक शक्ति, ये जो नई शक्तियां थी इनका भी उत्थान हो रहा था, है ना। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो यहाँ पर योग्य शासक होंगे, बड़ी सेना होगी, सेना भी प्रशिक्षित होगी, वही क्या होगा, उसी का साम्राज्य स्थापित होगा। बाकी जो कमजोर है उनके लिए तो जगह ही नहीं है ना। तो जो शक्तिशाली है वही क्या हुए, जीते। अब हम देखते हैं मुगलों के पतन का क्या परिणाम हुआ। देखिए भाई ब्रिटिश शासन के लिए भारत के द्वार खुल गए। अब देखिए जो मुगल साम्राज्य इतने टाइम से शासन कर रहा था, अब वो क्या हो गया था भाई, कमजोर हो गया था। तो ब्रिटिश शासन के लिए भारत के द्वार खुल गए। भारतीयों को एक सूत्र में बांधने वाली कोई प्रणाली ही नहीं रही, ऐसी कोई ताकत नहीं रही जो पश्चिम से आने वाले शक्तियों से लड़ पाती। अब देखिए भाई मुगल साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, लेकिन अब वो क्या थे भाई, कमजोर हो गए थे, दुर्बल हो चुके थे। तो अब कोई ताकत ही नहीं बची कि भाई ये जो पश्चिम से आने वाली शक्तियां इनसे लड़ सके। स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने लगी। जो स्थानीय शक्तियां थी वो उनका भी उद्देश्य क्या था भाई, अपने क्षेत्र का विस्तार करना। तो वह भी अपनी आर्थिक शक्तियों का अपने प्रभाव में क्षेत्र का विस्तार करने लगे। कई रियासतें स्वतंत्र हो गई, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद की रियासत। निष्कर्ष देख लेते हैं फटाफट। समग्रता ये निष्कर्ष निकलता है कि मुगल साम्राज्य का पतन विघटन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं संगठनात्मक कारणों से हुआ। देखिए भाई ये बात सही है, निष्कर्ष ये निकला कि मुगल साम्राज्य का जो पतन है उसका कोई एक रीजन नहीं था, है ना, कई रीजन थे, कई कारण थे। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, संगठनात्मक कारण से हुआ है। अकबर की नीतियों से विघटन के तत्वों पर कुछ समय तक प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सकता था, लेकिन समाज व्यवस्था में देखा कि कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं कर पाया, वह काफी जटिल हो गया। तब तक औरंगजेब ने सिंहासन संभाला, विघटन की सामाजिक और आर्थिक शक्ति अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। इस व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब की जो राजनीतिक योग्यता दी, दूरदर्शिता दी, दोनों की कमी आई। ऐसी नीतियों के पालन में वह समर्थ रहा जिनसे परस्पर विरोधी तत्वों पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती थी, है ना। जब आप विरोधी तत्वों पर रोक लगाओगे तभी तो वह अपना क्षेत्र का विस्तार नहीं करेंगे, या फिर आप पर जो है वो भारी नहीं होगी। अगर आप विरोधी तत्वों पर रोक ही नहीं लगाओगे तो डेफिनेटली वो आप पर हावी हो जाएंगे। तो यही चीज हुई। इस प्रकार औरंगजेब ने न केवल परिस्थितियों का शिकार था, बल्कि उसने स्वयं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देने में योगदान दिया जिनका वह स्वयं शिकार जो है वो बन गया। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।